हिम्मत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी नींव है, विकास ही उसकी नींव है, साथ ही जीवन की वो सीख है। जी हाँ, श्रमिक जयते के मंत्र के साथ दुनिया के हर क्षेत्र में श्रमिकों के अद्वितीय योगदान के लिए श्रमिकों को आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। साथ ही नजर डालेंगे राजनीति, मनोरंजन, खेल, व्यापार और कारोबार से जगत की खबरों पर भी। और अगले 1 घंटे में मेरे साथ होंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। बिल्कुल, शुक्रिया भावना। आपने बहुत अच्छा कहा कि जब हम मेहनत की बात करते हैं तो मेहनत खास तौर पर वो सिक्का है भैया, जितना रगड़ लो उतना ही चमकेगा। और रही खबरों की बात, तो अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई, तो गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में प्रधानमंत्री श्री गणेश करने वाले हैं जो तीसरे चरण का चुनाव अब आने वाला है, यानी कि जब मतदान होगा, किस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं वो ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार अभियान में लगी हुई हैं। बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई, बात होगी ग्लैमर वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट के साथ साथ खेल जगत और कारोबार जगत से जुड़ी हुई, जानेंगे जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियां। लेकिन सबसे पहले रुक देख लेते हैं एक तरफ हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन, आज दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के लिए शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। बनासकांठा और साबरकांठा में होगी रैली। अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभालेंगे कमान। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में दमखम के साथ मौजूद। मैनपुरी में पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे अखिलेश यादव। नीतीश, तेजस्वी और ममता बनर्जी के प्रचार अभियान में भी तेजी। मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। कांग्रेस सीईसी की बैठक में अमेठी और रायबरेली पर आज हो सकता है अंतिम फैसला। बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लू का कहर। कल बंगाल के कलईकुंडा में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। श्रमिकों और मजदूरों की मेहनत को नमन करने के लिए देश दुनिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से दी मात। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आज अयोध्या यात्रा की, जहां वो आज अयोध्या पहुंच रही हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री राम लला के दर्शन पूजन करेंगी। उससे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला की आरती में शामिल होंगी। फिर शाम को सरयू पूजन और आरती करेंगी। राष्ट्रपति यहां श्री राम लला के दर्शन कर आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन पर अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर और सरयू तट तक आधुनिक हथियारों से लैस जवान जगह जगह तैनात रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या पहुंच रही हैं और अयोध्या पहुंचकर वे श्री राम लला के दर्शन करेंगी। साथ ही सरयू तट पर भी जाएंगी, वहां की आरती का भी नज़ारा देखेंगी। तो आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अयोध्या यात्रा से लेकर, जहां तमाम पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है और साथ ही भक्तजनों को कोई परेशानी ना हो, इसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, तो रामलला के दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। हनुमान आरती और सरयू पूजन में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ रहे हैं सीधे रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, हमेशा ये कहा जाता है
भज राम, राम से बड़ा राम का नाम है। और आज इन्हीं रामलला के दर्शन करने के लिए महामहिम पहुंच रही हैं। राममय तो है ही अयोध्या, किस तरह की तैयारी है उनकी इस यात्रा को लेकर? देखिए आंचल, इसको दूसरे तरीके से आप देखें, ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऐतिहासिक घटना है। एक समय था कि जब माँ सबरी के दरवाजे भगवान राम को जाना पड़ा था उनके प्रेम के कारण। एक वो ये दौर है कि माँ सबरी के परिवार की बेटी भगवान राम से जब मिलने अयोध्या आ रही है तो भगवान राम को वहाँ स्थापित प्रतिष्ठापित होना पड़ा है। तो ये इस तरीके से देखें, भगवान राम से जो रास्ते निकलते हैं, जिस तरीके की आज की राजनीति है देश में, जातियों में बांटना, खंडों में बांटना, भगवान राम कैसे सबको जोड़ते हैं। जाति नहीं है, धर्म नहीं है, भेदभाव नहीं है। भील जात से भगवान राम सबरी माँ के दरवाजे जाते हैं और उनको नमन करते हैं, उनके जूठे पैर खाते हैं। तो ये रिश्तों की जो डोर है, कैसे एक दूसरे से जुड़ती है, देश कैसे कनेक्ट होता है, ये उसकी पटकथा है। जब महामहिम जी राम जी के दर्शन करेंगे तो उस समय वो मंदिर में विराजमान है। ये बताता है कि अगर आपके मन में प्रेम है, धैर्य है और आप निष्ठा के साथ कहीं जाते हो तो प्रभु को वहाँ आना पड़ता है। तो इस लिहाज से देखें तो बड़ी घटना है। और पूरी अयोध्या को सजाया गया है, चूंकि महामहिम आ रही हैं और पूरी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जो श्रद्धालु हैं उनको भी दर्शन के लिए दिक्कत ना है, इसलिए अलग से व्यवस्था की गई है। चल जी रामेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आम भक्तजनों को कोई परेशानी ना आए, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। तो जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दर्शन करने जाएंगी तो क्या उस समय आम भक्तजनों के लिए दर्शन रोक दिए जाएंगे, क्या सुचारू रूप से चलते रहेंगे? नहीं, जब राष्ट्रपति महोदया दर्शन कर रही होंगी उस समय दर्शन रुके होंगे, लेकिन बाकी प्रक्रिया में दर्शन चलते रहेंगे। दोनों के रूट अलग किए गए हैं, उनको वीआईपी व्यवस्था के साथ अंदर ले जाया जाएगा, जिससे लोग जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से व्यवस्था की गई है। दर्शन करने वाले लोग जैसे राष्ट्रपति जी वहाँ से निकलेंगे वैसे दर्शन पुनः शुरू हो जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था मंदिर प्रशासन ने कर रखी है। भावना, साथ ही जिस तरह से हमेशा से ये माना जाता है कि अगर आपको राम को पाना है तो हनुमान जी के थ्रू जाना होता है, तो आज हनुमानगढ़ी पर जब दर्शन करने पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक अलग ही दृश्य होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से राम मंदिर की स्थापना और राम मंदिर को अस्तित्व में लाने के लिए कड़ा संघर्ष किया गया है। रामेंद्र, देखिए, हजारों साल का संघर्ष है आंचल। जहां आज भगवान राम प्रतिष्ठापित हैं, भगवान राम जी का स्थान जहां बना है, उसमें लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी है। चाहे आज के पिछले आंदोलनों से ले लीजिए और पूर्व के आंदोलन रहे हों, जिनमें राजा महाराजा और ऋषि मुनियों ने अपनी आहुति दी है। तो लेकिन भगवान जो हनुमान जी को है, माँ सीता ने अपना बड़ा बेटा माना और उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी थी। तो हनुमान जी यहाँ के कोतवाल हैं, तो बिना हनुमान जी के दर्शन की यात्रा भी पूरी नहीं होती है। तो हनुमानगढ़ी भी जाएंगी महामहिम जी, जहां वो हनुमान जी को प्रणाम करेंगी, नमन करेंगी, पूजन करेंगी। तो ये जो जिसकी बात हम कर रहे थे कि हनुमान जी चाहे जहां से आते हो, सुग्रीव के साथ थे और वहां से दक्षिण भारत से आते हुए, लेकिन स्थापित कहाँ है? वो अयोध्या के कोतवाल है। तो पूरे देश के रिश्तों को अयोध्या कनेक्ट करती, पूरे दुनिया के रिश्तों को अयोध्या कनेक्ट करती। महामहिम जी जब यहाँ आएंगी तो थोड़ी सी और रिश्तों की जो गर्माहट है वो और बढ़ेगी और ये जो सामाजिक रिश्ते हैं, जो सामाजिक ताना बाना है, वो और बेहतर होगा। भावना, आंचल। जी रामेंद्र, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है सूत्रों से कि राष्ट्रपति सरयू तट पर आरती भी करेंगी और सरयू तट पर जब आरती होती है शाम की तो नज़ारा कुछ और ही होता है। देखिए, माँ सरयू यहाँ की पूरी गतिविधियों से परिचित हैं। अयोध्या का उत्थान पतन सब कुछ उन्होंने देखा और बिना माँ सरयू के, ये गंगा से ज़्यादा पवित्र स्थल यहाँ माना जाता है सरयू का। तो माँ सरयू को बिना आचमन किए, बिना उनकी आरती किए भी ये पूरी यात्रा नहीं पूरी होती। तो महामहिम जी पहले आएंगी, वो जाएंगी सीधे हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगी, उसके बाद फिर सरयू आरती में जाएंगी और वहाँ पूजन करेंगी, माँ सरयू का आचमन करेंगी। उसके बाद भगवान रामलला के दर्शन करेंगी, फिर वो कुबेर टीला जाएंगे जहां पर से वो राम मंदिर का नज़ारा देखेंगे। वहां कुछ ब्रीफिंग कर सकते हैं कि कैसे राम मंदिर बना, क्या इतिहास है, इसकी भी ब्रीफिंग की जा सकती है। तो ये कार्यक्रम है। महामहिम जी सरयू आरती में भी भाग लेगी। भावना, तो आज का दिन देखा जाए तो अयोध्या वासियों के लिए तो खास है ही। साथ ही हम जानते हैं कि जब इस तरह से जो कई विशिष्ट मेहमान होते हैं, जब इस तरह से रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो जो सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, साथ ही साथ अगर आम जन की बात की जाए तो
उनके लिए किस तरह की तैयारी की गई है वहाँ? देखिए, आम जन के लिए अयोध्या जो नहीं आया वो शायद नहीं समझ पाएगा। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ से ये राम की नगरी है, यहाँ भगवान राम पैदा हुए, इसके कण कण ऊर्जावान है और यहाँ किसी के लिए कोई संकट अब नहीं रह गया है। पंडाल लगे हैं, भोजन की व्यवस्था जो आम श्रद्धालु हैं, आम जन हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। आम जन बहुत प्रसन्न है कि राष्ट्रपति महोदया अयोध्या आ रही, भगवान रामलला के दर्शन करने आ रही। तो उनका जिस लोगों से हमारी अभी बात हुई है वो लोग भी प्रसन्न है कि राष्ट्रपति जी आ रही हैं। बड़े गौरव की बात है उनके लिए, चूँकि अयोध्या को नेपथ्य में छोड़ दिया था कभी राजनीति ने, कोई इसका नाम नहीं लेना चाहता था, जिक्र नहीं करना चाहता था। अयोध्या अब सुंदर अयोध्या बन चुकी है जिसके जरिए लोग आगे की दिशा तय करना चाहते हैं। अयोध्या इस लायक हो गई। अयोध्या में वो भी आ रहे हैं जिन्होंने अयोध्या को बनाने और संवारने का काम किया। अयोध्या वो भी आना चाहते हैं जिन्होंने अयोध्या को कभी छूने का प्रयास नहीं किया था। लेकिन राष्ट्रपति के आने से ये गौरवपूर्ण पल है और अयोध्या के लोग भी उसको जी रहे हैं। आचल। बिल्कुल, राममय होती हुई अयोध्या, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आज राष्ट्रपति महामहिम का अयोध्या दौरा है, वहीं अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर आपत्ति जताई। एक भाषण में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने के राहुल गांधी के बयान को उन्होंने भ्रम फैलाने वाला, असत्य और समाज में भेदभाव पैदा करने वाला बताया। आइए आपको सुनवाते हैं। हमें राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। हम उन्हें ये भी बता देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक गरीब ऐसे समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था और वे पधारे थे। तो यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और ब्रेक के बाद बात होगी 24 की चुनौती की। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। अच्छा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और आइए अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत और बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी।
तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री आज से गुजरात में चुनावी प्रचार का श्री गणेश करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज 1 मई को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर चुनावी सभा करेंगे। अपने गृह राज्य के 2 दिनों के दौरे में वो 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात की 26 में से 14 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 3 सीटों को भी कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री की पहली सभा आज बनासकाठा में 3:30 बजे है और इस जनसभा में बनासकाठा और पाटन सीट के पार्टी प्रत्याशी मौजूद रहने वाले हैं। दूसरी जनसभा शाम 5:15 बजे साबरकांठा में होगी। इस सभा के दौरान साबरकांठा, महसाणा लोकसभा सीट और बीजापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी मौजूद रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है और गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य भी है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचेंगे तो वो जीत का मंत्र देंगे और साथ ही साथ वोटरों से अपील करेंगे कि उनको किस तरीके से आने वाले वक्त में आंचल वोट किया जाए, क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोर पकड़ चुका है और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंचल, बनासकांठा से संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ चंद्रशेखर से ताज़ा अपडेट लेते हैं। चंद्रशेखर, बात की जाए अगर गुजरात की तो साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी, 26 की 26 सीटें उन्हें आई थी और साल 2024 की बात की जाए तो बीजेपी की यही कोशिश है कि यहाँ पे भी क्लीन स्वीप की जाए और सूरत तो पहले ही निर्विरोध जीती जा चुकी है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो इन 2 दिनों की यात्रा में कितनी जनसभाएं होने वाली हैं? निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि क्लीन स्वीप हुई थी और इस बार भी बीजेपी जो है वो पूरी क्लीन स्वीप के इरादे से है चुनाव मैदान पर यहाँ पर उतरी है और लगातार प्रचार यहाँ पर चल रहा है। पिछले दिनों भी जो बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया था और आज जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं या सबसे बड़ा चेहरा हैं बीजेपी का इस चुनाव मैदान संग्राम में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो आज यहाँ पर जनसभाएं करेंगे। तो सबसे पहली जो जनसभा है वो बनासकाठा में है और बनासकाठा की सीट भी जो है, भावना आपको सुन के भी शायद खुशी हो कि ये पहली ऐसी सीट है यहाँ की जो गुजरात में जो कि महिलाओं के बीच में मुकाबला है और दोनों ही महिलाएं जो हैं बहुत स्ट्रांग पोजीशन में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। गेनीबेन चौधरी जो हैं वो कांग्रेस के से 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं और वो इस बार अपनी किस्मत यहाँ से आजमा रही हैं। साथ ही साथ रेखा चौधरी जो हैं वो बनासकाठा में जो बनास डेयरी है, जिसको आप जानते होंगे, विश्व प्रसिद्ध है, वो उसके संस्थापक हैं, उनकी पोती हैं, वो भी यहाँ पर चुनाव मैदान में बीजेपी के टिकट से लड़ रही हैं। तो यहाँ पर भी मुकाबला जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता जाता है। और जैसे कि आपने इंटरव्यू में भी कहा कि ये जो रैलियां तमाम प्रधानमंत्री करने वाले हैं, इसमें जो 14 लोकसभा सीटें हैं उनको कवर करेंगे, साथ ही साथ 70 विधानसभा जो हैं उनको भी वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप मान के चलिए कि कितना माइन्यूटली ये ग्राउंड लेवल पर ये जो है ये प्रचार होगा। हालांकि 2 ही दिन का प्रचार मोदी जी यहाँ पर करेंगे, लेकिन इस दौरान अगर आप देखें तो यहाँ की जो आसपास की जो तमाम सीटें हैं उनको भी प्रभावित करने का प्रयास निश्चित तौर पर होगा। और जो ज़मीनी स्तर पर जो कि तमाम भाजपा के कार्यकर्ता भी हमने देखे, वो काफ़ी खुश नजर आए और उनको कह रहा था कि निश्चित तौर पर इसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस भी 24 सीटों पर यहाँ पर लड़ रही है। हालांकि एक सीट उनकी सूरत की भी थी, यहाँ पर हो नहीं पाया। और उसके साथ साथ जो सीटें हैं, कुछ सीटों पर जो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो ये अब एक मिक्सअप है इंडी गठबंधन और बीजेपी के बीच में जो चुनाव जो संग्राम यहाँ पर चल रहा है, उसमें बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस बार क्लीन स्वीप यहाँ से कर सके। वहीं अगर बात की जाए चंद्रशेखर, तो बनासकाठा को अगर हम पहले देखें तो पानी की समस्या बहुत अहम है वहाँ पर। अन्य चुनावी मुद्दे क्या हैं जो तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं 24 की चुनौती की? तो देखिए, ये क्योंकि एक औद्योगिक नगरी है और तमाम जो बिजनेसमैन हैं वो गुजरात की ओर रुख करते हैं, तो बिजनेसमैन की अपनी एक समस्याएं रहती हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं वो रोज़गार को लेकर के भी यहाँ पर मुद्दा है और पानी का जैसा आपने मुद्दा बताया वो है, क्योंकि बनास डेयरी है जिससे कि यहाँ पर कम से कम 4 लाख से ऊपर जो दूध उत्पादक हैं वो यहाँ पर इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर यहाँ पर डेवलपमेंट एक मुद्दा है, विकास का एक मुद्दा है। और चूँकि ये मुद्दा, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव
है तो यहाँ का जो वोटर हैं वो भी निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा वो देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पर किस प्रकार से कौन प्रधानमंत्री बने या फिर कौन जो देश के विकास को लेकर के आगे बढ़ सकता है। जो अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चल रही है, क्योंकि एक रीढ़ गुजरात भी माना जाता है अर्थव्यवस्था की, अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, जीडीपी के दृष्टिकोण से देखें, तो यहाँ पर जो सोच का तरीका है वो यही है कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे जा रही है, पटरी पर पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, वो किस तरीके से आगे जाएगी, किस प्रकार से बिजनेस डेवलप होगा, किस तरीके से रोजगार यहाँ से आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से ट्रेड आगे बढ़ेगा, उसको लेकर के भी यहाँ के लोग सोचते हैं। और स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो जैसे आपने पानी का मुद्दा बताया है, रोजगार का मुद्दा बताया है, शिक्षा का मुद्दा है, वो स्थानीय मुद्दे जरूर हैं, लेकिन वो नेशनल विजन को लेकर के यहाँ के लोग जो है वो वोट को करने की कोशिश करेंगे। जी चंद्रशेखर, तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचेंगे, साथ ही साथ बात की जाए अगर गुजरात की, तो आज गुजरात का स्थापना दिवस भी है, तो अपने आप में गुजरात का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आइए गुजरात से अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। अमेठी और रायबरेली दोनों ऐसी लोकसभा सीट हैं जिसका जिक्र आते ही गांधी परिवार की तस्वीर सामने आ जाती है। ये अलग बात है कि अब अमेठी में बीजेपी का कब्जा है। स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकस्त दे चुकी हैं और इस बार भी पूरी ताकत से वे मैदान में डटी हुई हैं। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी क्या इस बार वायनाड के साथ साथ अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे? कहा जा रहा है कि दोनों अगर राजी होंगे तभी अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रायबरेली को सोनिया गांधी ने सेहत का हवाला देते हुए टाटा बाय बाय कर दिया है। लिहाजा अब यह मसला है कि क्या मां की सीट पर बेटी प्रियंका चुनाव लड़कर संसदीय पारी की शुरुआत कर सकती हैं? दोनों ही जगह नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 3 मई आखिरी तारीख है। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़े हुए हैं। कुमार, आखिरकार वायनाड पर क्या वोटिंग का इंतजार कर रहे थे? अगर बात की जाए राहुल गांधी की, अब तक तस्वीर साफ क्यों नहीं हो पा रही है इन 2 हाई प्रोफाइल सीट्स पर, जबकि हम जानते हैं कि इस चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 3 मई को समाप्त हो जाएगी। तो अमेठी और रायबरेली पे अभी तक सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। और हमारे साथ कुमार मौजूद है क्या फोन लाइन पर? कुमार, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? थोड़ी आवाज चलिए कुमार, मेरा सवाल ये है कि अमेठी और रायबरेली की अगर बात की जाए, खास तौर पर अगर बात करें अमेठी की, तो क्या राहुल गांधी वायनाड की वोटिंग प्रतिशत का इंतजार कर रहे थे और अभी तक इसलिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है इन दोनों वीवीआईपी सीट्स पर, जबकि हम जानते हैं कि 3 मई आखिरी तारीख है? देखिए, खासकर अमेठी की बात जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो होती है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने किसी दूसरे का नाम नहीं प्रस्तावित किया कमेटी के लिए। कुमार की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यही समझाने की हम भी अपनी खबर के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो मंथन चल रहा है, और क्या ये समुद्र मंथन से विष निकलेगा या अमृत, ये तो खैर 3 मई से पहले कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है उसको इसका जवाब देना ही होगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में नया सवेरा में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को पाने में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान रहेगा और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। 400 पार जनता का आशीर्वाद से जाना है, तो मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश ने तो कायाकल्प देखा है पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। 400 पार में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि हर बार 2014 हो 2019 हो, यूपी की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 4 नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। कांग्रेस ने हरियाणा के गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को मैदान में उतारा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भूषण पाटिल को टिकट दिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सतपाल रायजादा का मुकाबला सीधे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ है।
और ये खबर है, दिल्ली पुलिस ने अब सोशल मीडिया पर वायरल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक फर्जी वीडियो के मामले में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को तलब किया है। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। स्पेशल सेल ने इस मामले में रेवंत रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 राज्यों के 15 से ज्यादा लोगों को समन भेजा जा चुका है, जिनमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल है। इस मामले में कल अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए है और दूसरा आप कार्यकर्ता है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच का दायरा कई राज्यों तक अब फैल गया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो में स्पष्ट पता चल रहा है कि उसमें SC, ST, OBC के हितों की हमेशा रक्षा की गई है और की जाएगी। हमारे गृह मंत्री जी का जो वीडियो था, वह वीडियो स्पष्ट रूप में बता रहा था कि SC, ST, OBC के हितों की हमेशा रक्षा की गई है और हमेशा रक्षा की जाएगी। लेकिन उन्होंने उसको फेक वीडियो बना करके समाज में भ्रांति फैलाने की बात की। और सबसे दुख की बात यह है कि यह तेलंगाना के इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के टेलीफोन से यह सोशल मीडिया में अपलोड हुआ। तो सियासी चौसर के समीकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हैं और कुछ पहलुओं पर बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इस सीट पर 2 महिला प्रत्याशियों में सीधी टक्कर देखी जा रही है। एक तरफ बीजेपी की सरोज पांडे है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ज्योत्सना महंत है। कोरबा से वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। पहली बार सरोज पांडे दुर्ग की जगह अब इस बार कोरबा से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यहाँ का चुनावी संग्राम अब रोचक हो गया है। बात करें छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत की, जिनकी पत्नी है ज्योत्सना महंत। आपको बता दें कि 7 मई को कोरबा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार तेज हो रही है। 2 चरण के चुनाव होने के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी है। धुआंधार चुनावी प्रचार का दौर भी लगातार हो रहा है और अमित शाह आज कोरबा के बाद कर्नाटक और तेलंगाना का रुख करने वाले हैं। यहाँ पहले हुबली में उनका रोड शो है, इसके बाद धारवाड़ में जनसभा और आज आखिर शाम को बाद में वो हैदराबाद में रोड शो पर निकलने वाले हैं। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता और मौजूदा सांसद ओवैसी के बीच इस बार रोचक मुकाबला है। हैदराबाद में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर प्रचार किया है। बता दें कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है। हैदराबाद में चौथे चरण के अंतर्गत 13 मई को चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो इस समय कांग्रेस की सरकार है और पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ जुटी है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कर्नाटक में बने हुए हैं और प्रचार को धार दे रहे हैं। आज भी खड़गे कर्नाटक में ही हैं। देवथकल्ला, शोरापुर, रायचूर और कलबुर्गी में एक के बाद एक 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। चलिए दक्षिण भारत से अब आपको लिए चलते हैं उत्तर भारत की तरफ और बताते हैं कि यहाँ सियासी गणित क्या कह रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी में अपनी पत्नी और पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए एक के बाद एक 3 रैली करेंगे। पहली रैली रायनगर में होगी, उसके बाद बलरई और फिर धनुआ में जनसभा के जरिए अखिलेश साइकिल के चिन्ह पर वोट की अपील करने वाले हैं। इससे पहले मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी जनसभा की थी। और आगामी चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम जारी है। मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी,
हर्ष मल्होत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से तो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लोकसभा सीट आजमगढ़ से अपना नामांकन भरने वाले हैं। वहीं फैजाबाद में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भी अपना नामांकन भरेंगे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहने वाले हैं। चौबीस की चुनौती में बात अब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की, जहां चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख में अब संशोधन कर दिया है। पहले यहां 7 मई को चुनाव होना था, लेकिन अब यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला खराब मौसम और मतदाताओं की परेशानियों को समझते हुए लिया है। बात पूर्वोत्तर की भी करते हैं, जहां बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 6 मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें कुल 81% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को इन 6 मतदान केंद्रों में से 4 पर मतदान पूरा होने से पहले ही अज्ञात व्यक्तियों ने ईवीएम और वीवीपैट को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद कल 6 सीटों पर पुनर्मतदान संपन्न हुआ। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, तमाम ये जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जनता जनार्दन की कसौटी पर खरा उतरने के लिए लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आंचल, और इसीलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पुरजोर कोशिश कर रही है ताबड़तोड़ रैलियां करके कि वोटरों को उनके पक्ष में किया जाए। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनका हम रुख करेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी, और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और आइए अब देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ पहाड़ों पर बेमौसम बर्फबारी और बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बढ़ता हुआ जो तापमान है सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। बढ़ता हुआ तापमान और गर्म हवाओं के कहर ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लोगों की परेशानी को बढ़ाया। पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा सभी भीषण लू की स्थिति से जूझ रहे हैं। बात यहाँ बंगाल की करें तो यहाँ सामान्य तापमान से भी सबसे अधिक अंतर
पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में अगर बात करें तो अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत 10.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। कोलकाता भी इससे अछूता रही है। पश्चिम बंगाल के दमदम और उलुबेरिया सहित शहर में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित बहरागोड़ा में तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिहार के फोर्ब्सगंज में तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह तेलंगाना में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। रामगुंडम में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम की खबरों में आगे बढ़े, बात करें अगर ओडिशा की, तो ओडिशा के 28 शहरों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है, जबकि बारीपाड़ा में 44.8 डिग्री सेल्सियस था। ओडिशा के आंतरिक इलाकों, उत्तरी तटीय इलाकों और दक्षिण ओडिशा के आंतरिक इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। (28 cities reported 41 degrees Celsius and more, and Baripada in the district of Mayurbhanj reported 44.8 degrees Celsius. That is the highest maximum temperature realized during last 24 hours. And we have issued red alert during next 3 days. Like red alert for the district of interior Odisha, even north coastal Odisha and part of south interior Odisha, and rest of the district of Odisha will have orange alert. तो आंचल, कहीं ना कहीं देखें, हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और देश के कई राज्यों में हम देख रहे हैं बेमौसम बर्फबारी हो रही है। तो पश्चिम बंगाल जैसे अगर राज्यों में देखें तो सूरज जो है वो आग उगल रहा है और लू का प्रकोप जारी है। और इसी बचाव के लिए पानी पीते रहिए, मौसमी फलों का उपयोग कीजिए, खासतौर पर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और अगर निकल रहे हैं तो पूरी एहतियात बरतते हुए निकलिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए AD न्यूज़ पर हमारी खास पेशकश नया सवेरा। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली, और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है, और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत, और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियों के सेगमेंट को लेकर हमारे सहयोगी गवीश हमारे साथ मौजूद हैं। गवीश, बहुत बहुत सुप्रभात आपको। क्या कुछ समेट कर लेकर आए हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए? जी सुप्रभात आंचल और भावना। बात करें अखबारों की सुर्खियों की तो पहली जो सुर्खी है वह हम लेकर आए हैं दैनिक जागरण से, जो है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से, जहां पर DRG और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है, और घटनास्थल पर वहां पर भारी मात्रा में जो है गोला बारूद वो बरामद किए गए हैं। अगली खबर है अमित शाह से जुड़ी हुई, जो उनका फेक वीडियो केस है, उस केस में तेलंगाना मुख्यमंत्री के साथ साथ 16 नेताओं को समन भेजा गया है। इस मामले की तहकीकात के लिए पुलिस ने 8 राज्यों में तलब की है, और आज 5 नेताओं की पेशी IFSO मुख्यालय दिल्ली में होगी। बात करें अगली खबर की तो जुड़ी है केजरीवाल से, जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछताछ की है, और ED से पूछा है कि क्यों आखिर चुनाव के समय में ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई,
और इसी के साथ साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो बेल की अर्जी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने नकार दी है और मनीष सिसोदिया इस अर्जी को लेकर अब हाई कोर्ट जा सकते हैं। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर है मौसम से जुड़ी हुई, जहां एक देश में एक और ठंड से कपकपी है तो लगभग 11 राज्यों में हाल गर्मी से बेहाल है। जहां पहाड़ों पर तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक है तो वहीं कई स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान अंकित किया गया है। अगली खबर है हमारी दिन विशेष से। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। इस अवसर पर देश विदेश में बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन है। इस अवसर पर विभिन्न अखबारों ने अपने संपादकीय पृष्ठों पर मजदूरों की ज़रूरत और उनके श्रम को पहचान दिलाने से संबद्ध लेख प्रकाशित किए हैं। अगली खबर जुड़ी है हमारी खेल जगत से, जहां T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। इस बार जो जून में वेस्ट इंडीज़ में खेले जाने वाला T20 वर्ल्ड कप है उसमें रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे और हार्दिक पांड्या उप कप्तानी करेंगे और ऋषभ पंत की भी विकेट कीपर के रूप में यहाँ वापसी हुई है। तो आंचल, ये थी कुछ सुर्खियाँ अखबारों से। अब आपके साथ बढ़ते हैं आगे नया सवेरा में। धन्यवाद गवीश इन तमाम सुर्खियों के लिए और हमें बताने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि अखबारों में आज कौन सी मुख्य सुर्खियां हैं जो प्रकाशित हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गवीश। और आइए अब सीधा रुख करते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों का, लेकिन फटाफट अंदाज में। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर बर्लिन में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं और शांतिपूर्ण मार्च के साथ मजदूर दिवस का जश्न मनाया है। इंडोनेशिया के रुआंग में ज्वालामुखी फटने की वजह से अधिकारियों के पास के द्वीप पर रहने वाले 12,000 से अधिक लोगों को निकालने के लिए होना पड़ा मजबूर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और गजा में लगातार पहुंचाई जा रही मानवीय मदद पर चर्चा करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रफा शहर में प्रवेश करने की अपनी सैन्य योजना को फिर से दोहराया। कहा कि हमास के साथ संघर्ष विराम वार्ता में सफलता की परवाह किए बिना इजरायली सेना द्वारा अभियान चलाया जाएगा। अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की अवमानना का दोषी ठहराया है। गैग के आदेशों का बार बार उल्लंघन करने के लिए अदालत ने उन पर $9,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। और आइए देखते हैं खबरें कारोबार जगत से, लेकिन फटाफट अंदाज में। रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के लिए ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पर अपने गाइडेंस नोट को किया है अपडेट और इसका दायरा आवास वित्त कंपनियों सहित NBFC तक बढ़ाया है। आरबीआई का मानना है कि आरबीआई की गाइडेंस नोट का मकसद किसी भी रेगुलेटेड संस्था में रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करना है ताकि ऐसी समस्याओं का संस्था और ग्राहकों पर कम से कम असर हो। सेबी ने कहा है कि इस तंत्र में उन्नत निगरानी प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग सहित विशिष्ट प्रकार के कदाचार की पहचान, निगरानी और समाधान करने की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। देश के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि मार्च में बढ़कर 5.2%। हालांकि इस साल फरवरी के मुकाबले विकास दर कम। फरवरी में वृद्धि दर 7.1% रही। ब्रिटेन की गैस कंपनी BP ने कार्तिकेय दुबे को भारत प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह लंबे समय से कार्यरत शशि मुकुंदन की जगह लेंगे जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 127 साल पुराना गोदरेज परिवार अब 2 हिस्सों में हुआ विभाजित। आज आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर को गोदरेज इंडस्ट्रीज का अधिकार मिला। कारोबार जगत के बाद आप खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईपीएल मैच चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ। दोनों टीमें भिड़ेंगी चेन्नई में। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन बनाए। आगामी T20 विश्व
क्रिकेट की बात की जाए तो भारतीय दल का ऐलान हुआ। रोहित शर्मा टीम के कप्तान, तो वहीं हार्दिक पांड्या को टीम का उपकप्तान बनाया गया। ऋषभ पंत की हुई है टीम में वापसी। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक के लिए 5 कोटा हासिल कर लिया है। एकल वर्ग में पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन शामिल हैं। युगल वर्ग में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकारेड्डी की जोड़ी के साथ अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी ने पेरिस 2024 के लिए टिकट कटा लिया है। चीन में खेले जा रहे थॉमस कप में आज भारतीय पुरुष टीम ग्रुप दौर के अपने आखिरी मैच में इंडोनेशिया के खिलाफ कोर्ट पर उतरेगी। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल को मैड्रिड ओपन में उलटफेर का शिकार होना पड़ा है। नडाल को चेक खिलाड़ी जीरी लेहेका ने 7-5, 6-4 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फुटबॉल टीम मुंबई सिटी एफसी ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। एक्टर अपनी लेडी लव आलिया भट्ट के साथ पहुंचे स्टेडियम। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई जमकर वायरल। निर्देशक नीरज पांडे अपनी फिल्म औरों में कहां दम था के लिए पूरी तरह तैयार। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू आएंगी साथ नजर। 5 जुलाई को होगी फिल्म रिलीज। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की मां जीनत हुसैन की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के अस्पताल में भर्ती। एक्टर अपनी मां से मिलने पहुंचे अस्पताल, वीडियो आया सामने। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की 4थी पुण्यतिथि पर छलका दर्द। फैंस के साथ साथ उनके पूरे परिवार ने उन्हें किया याद। पत्नी नीतू कपूर ने भी दिल छू लेने वाला पोस्ट किया शेयर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर लगाया मकोका एक्ट। 8 मई तक हिरासत में रहेंगे 3 आरोपी। मिर्जापुर 3 में पंकज त्रिपाठी कालिन भैया की भूमिका में फिर आएंगे नजर। इसके अलावा अली फजल भी फिर से दिखेंगे गुड्डू भैया के किरदार में। जून या जुलाई में होगा इस सीजन का प्रीमियर। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की कमाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 20वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने की 26 लाख रुपए की कमाई। फिल्म का कुल कारोबार 61 करोड़ रुपए तक आकर रुका। और अब बात मेहनत की। जी हाँ, मजदूरों और कामगारों की मेहनत और लगन की बदौलत ही आज दुनिया भर के देश हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। मजदूरों की इसी महत्ता की याद दिलाता है आज का अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को हुई थी। किसी भी देश, समाज, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों का योगदान अतुलनीय है। श्रमिक देश और दुनिया के विकास की रीढ़ है। कामकाजी लोगों के इसी हक और मेहनत को सम्मान देने के लिए भारत समेत दुनिया के सैकड़ों देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और जब हम बात मेहनत की करते हैं तो मेहनत आपके लिए वो जीनी है जो इस तरह के एक हम मान सकते हैं चिराग में बंद है। आप जितना भी रगड़ेंगे आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपकी हमारी सेहत की। गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं और गर्मियों में बीमारियां परेशान कर सकती हैं। इन बीमारियों में कैसे बचाव किया जाए और किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है गर्मियों के मौसम में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी, ऐसे में स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ गए हैं। गर्मियों का मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाए तो कई प्रकार की समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर स्फूर्ति बनाए रखना कुछ मुश्किल सा लगता है।
बॉडी के लिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री का है। तो यदि आप बहुत ठंड में रहेंगे, जब 18 डिग्री है या आप एसी चलाएंगे तो उससे आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा। और यदि आप बहुत गर्मी में जाते हैं तो भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अंडर स्ट्रेस आता है। बॉडी में डिहाइड्रेशन से और कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें कि बीपी का लो होना, यूरिन आउटपुट का कम होना, बॉडी के एनर्जी लेवल्स का कम होना और वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, ये सारे लक्षण आते हैं। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना तेज गर्मी की वजह से होने वाली आम समस्या है, जिसमें कभी कभी गंभीर स्थिति हो सकती है। वहीं खान पान में लापरवाही, भोजन या पानी में गड़बड़ी हो तो पेट की समस्याओं की संभावना रहती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण चक्कर आना और कमजोरी की समस्या हो सकती है और कई दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जिसमें कि आप छाछ, नींबू पानी का घोल, आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक, आधा नींबू डाल के ले सकते हैं। ORS का घोल, ताज़ा फलों का रस, दाल का पानी, चावल का पानी, खिचड़ी, दलिया, दही, इनका सेवन अधिक करेंगे तो आपकी बॉडी को अधिक फ़ायदा होगा। नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे कि मस्क मेलन, खीरा, ककड़ी, तोरी, घिया, तोरी, टिंडा, इन सब में जो वाटर की मात्रा है वो अधिक है। इससे हमें हाइड्रेशन भी मेंटेन होगा, विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे और हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस मौसम में सनबर्न होना, घमौरियों की समस्या, त्वचा के संक्रमण और पसीने की दुर्गंध जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लगातार पसीना आने से हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है और उसके कई सारे हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। जब हम स्वेट करते हैं, पसीना आता है, तो हमारी बॉडी के लिए एक ये फ्रेंडली रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी को ठंडा करने में सहायक है। स्वच्छ जल से और अच्छे साबुन से नहाएं। जो आपने कपड़े डालने हैं वो सूती होने चाहिए, प्रेफरेबली हल्के रंग के होने चाहिए और ढीले होने चाहिए। यदि आप बहुत अधिक गर्मी में काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और जब प्रेफरेबली छाया में काम करें। और मिडिल पार्ट ऑफ द डे, जैसे कि हम कहते हैं 11 से 2 बजे के बीच में, जिस समय की गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक है, उस समय हमें चाहिए कि हम इनडोर रहें और जो भी फिज़िकल कार्य हमने करना है आउटडोर, वो मॉर्निंग इवनिंग में कर लें और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। खाना समय से खाएं। खाने में घर का बना हुआ साफ़ खाना खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। बाहर के कटे फल, सब्जियां जिसमें कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, उसको खाने से बचें। इस मौसम में सही व्यायाम करना, आहार ठीक लेना और साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ सावधानियां बरती जाएं तो गर्मी के मौसम में कई सारी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़। तो गर्मियों के अपने नुकसान हो सकते हैं, लेकिन आपको तरह तरह के तरल पदार्थ पीने को मिलते हैं जिसमें आम पन्ना, नींबू पानी, नारियल पानी है, तो आप उसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल आंचल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत में आज तक लू से भीषण लू की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे लू का असर कम होने की भी गुंजाइश है। अगले 4 दिनों के दौरान दक्षिण भारत में लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तूफान और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर भी जारी रहने की संभावना जताई गई है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
केम छो। आप सोच रहे होंगे कि जब हम आपसे विदा ले रहे हैं तो हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गुजरात दिवस पर पूरे राज्य में तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं और इसी मौके पर नया सवेरा के अंक में क्या दिखा रही है भावना आज? जी हाँ, आज गुजरात का स्थापना दिवस है और गुजरात दिवस के मौके पर वडोदरा का दाभोई शहर हम आपको लिए जा रहे हैं, जो इतिहास की भव्यता को दर्शाता है। दाभोई का प्राचीन किलेदार शहर जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उल्लेख गिरनार के ग्रंथों में भी मिलता है। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे, आंचल और हमारी नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जीजी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची